Good afternoon, student. Myself Asifa Iqbal from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। पिछले वीडियो में हमने जो DLED थर्ड सेमेस्टर की क्लास थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो इसका फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो पहला मुग़ल सल्तनत की स्थापना थी उसके बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो बाबर है, जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, वो हमारे भारत में एंट्री करता है और किस तरीके से मुग़ल सल्तनत को आगे बढ़ाता है। आज हम इसी के आगे क्रम में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बाबर के बारे में, बाबर कैसे आया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। जब दौलत खान ने उनको इनवाइट किया था तो वो उसको हराने के लिए हमारे भारत में आया था, परंतु दौलत खान को ये पता था कि वो भी और जो अनेक दूसरे शासक हैं उनकी अपेक्षा ये भी बस हमारे भारत में आएगा और यहाँ से हमारा कुछ सामान लूट लाट के भारत से अपने वतन वापसी के लिए चला जाएगा। तो वो चाहता था, दौलत खान, राणा सांगा, ये सारे चाहते थे कि क्या हो कि वो बाबर आए, क्योंकि बाबर के पास सैनिक बहुत अच्छे थे, उसकी जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम थी, जो उसके तोप खाने थे वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, उसके पास जो युद्ध करने की टेक्निक थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसके अकॉर्डिंग वो आराम से इब्राहिम लोदी को हरा सकता था, जिससे कि जो दौलत खां है वो दिल्ली सल्तनत को हथियाना चाहता था। परंतु होता इसके विपरीत है। जब पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है तो भले ही बाबर बहुत ही आसानी से जीत जाता है, परंतु कुछ टाइम पे राणा सांगा हैं, दौलत खां हैं, इन्होंने बाबर को धोखा भी दे रखा था। धोखा कैसे दे रखा था कि उन्होंने कहा था कि आप हमारे भारत में आइए, इब्राहिम लोदी से युद्ध करिए, आक्रमण करिए हैं और मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा, अपनी पूरी सेना दूंगा। लेकिन परंतु ये लोग जब वो आ जाता है तो कोई भी सहयोग बाबर को उन लोग की तरफ से नहीं मिलता है। ये चीज़ बाबर को बहुत बुरी लगती है। उसे पता था कि अगर वो बाय द वे युद्ध में हार जाता तो वो क्या करता, या युद्ध में मारा जाता तो उसकी सेना क्या करती है। इसी का बदला लेने के लिए, और भारत में वो देखता है कि इतना ज़्यादा धन्य धान है, सब कुछ है, परिपूर्ण है, अच्छा देश है, तो वो यहीं जमने की अपनी वो स्थापना करने लगता है। तो बाबर धीरे धीरे जब वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ से जो मुग़ल सम्राट या मुग़ल सल्तनत की नींव रखी जाती है वो बाबर द्वारा रखी जाती है। अब आपने देखा होगा कि बाबर, जिसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर, इनके पिता जो उमर शेख थे, ये इनके पिता ने ही बाबर को पूरी तरीके से एक शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो कि बाबर हैं, बाबर एक बहुत ही ज़्यादा बचपन से होशियार और बहुत ही अच्छा, उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी गई थी, बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों में निपुण थे, बहुत ज़्यादा उनको हर शास्त्र की विद्या थी, एक कुशल शासक बनने के योग्य थे। यही कारण है कि उन्होंने जब मुग़ल सम्राट की स्थापना की तो काफ़ी लंबे टाइम तक मुग़ल सल्तनत, जो कि हमारे भारत में काफ़ी लंबे टाइम तक मुग़लों ने राज किया, वो इसी की ही देन है। मुग़ल सम्राट के बाद बहुत से ऐसे शासक आए, सब में अपनी अपनी कला थी, अपनी अपनी खूबियाँ थीं, जिनके माध्यम से इन्होंने अपना राजकाज को आगे बढ़ाया। अगर हम क्रम की बात करें कि मुग़ल सम्राट में किस किस क्रम में कौन कौन से शासक आए, तो वो क्रम है आपका, सबसे पहले आपके बाबर आए। बाबर के बाद इनके जो पुत्र थे हुमायूं आए राजगद्दी पे, हुमायूं बैठे। हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर आए, अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, और उसके बाद अंत में हमारे जो लास्ट मुग़ल शासक थे वो औरंगज़ेब आए और उन्होंने यहाँ पे भारत में राज किया। मुग़लों का अगर योगदान की बात करें तो यहाँ इन मुग़लों ने हमारे भारत में काफ़ी योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा इमारतें बनाई हैं। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बाबर, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ हमारे भारत में अपना योगदान प्रदान किया। धन्यवाद।